नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ अति महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में जो हमेशा एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में भी ये सारे प्रश्न पूछे गए और एसएससी में भी पूछे गए। सो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ में आपके रिवाइज भी है कि आप कितना जानते हैं। अगर आप लोगों को इनमें से किसी का उत्तर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। पहला प्रश्न कंप्यूटर से लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया कि फॉर्टन का फुल फॉर्म क्या है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फॉर्टन। तो सही उत्तर है, फॉर्टन का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं, ये किस प्रकार का लैंग्वेज है। सो एग्जाम में आपसे पूछा गया कि फॉर्टन किस प्रकार का लैंग्वेज है, तो फॉर्टन एक हाई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कि जॉन बेकस के द्वारा डिजाइन किया गया था। ध्यान रखिए, और इसका मुख्य रूप से उपयोग वैज्ञानिक और गणितीय के प्रयोग के लिए किया जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी फुल फॉर्म यानी एब्रिविएशन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया WWW का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सही उत्तर है WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब अगर आपसे पूछा जाए कि XHTML का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत बार पूछा गया, तो X फॉर होता है एक्सटेंसिबल। ध्यान रखिए, एक्सटेंसिबल होता है X फॉर, एंड HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTML का फुल फॉर्म क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसमें अगर X ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिबल। अच्छा, XML का फुल फॉर्म क्या होता है, X फॉर तो एक्सटेंसिबल होगा ही, एंड ML का फुल फॉर्म हो जाएगा मार्कअप लैंग्वेज। तो इजी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए WAN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि LAN का फुल फॉर्म क्या होता है, LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एंड USB जो आप लोग यूज करते हैं, USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। अच्छा, कुछ और फुल फॉर्म की बात करते हैं, जैसे SQL, RAM, OCR, OMR एंड OS। ये सारे फुल फॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे SQL का फुल फॉर्म होगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, RAM का फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड कभी कभी RAM के अलावा रोम भी पूछा जाता है। ध्यान रखिए, रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, रीड ऑनली मेमोरी। OCR का फुल फॉर्म होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, एंड OMR का फुल फॉर्म होगा, जो OMR सीट होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ध्यान रखिए। अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, फॉर्टन का फुल फॉर्म क्या होगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होगा। जबकि जीबी का फुल फॉर्म क्या होगा, गीगाबाइट होगा। अच्छा, जब जीबी की बात आई है, एक प्रश्न जो बहुत बार पूछा जाता है कि 1 जीबी यानी 1 जीबी बराबर कितनी MB होते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, 1 जीबी बराबर 1024 MB होता है हमेशा। कितना, 1024 MB, 1024 MB होता है 1 जीबी के बराबर। ध्यान रखिए। और डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। अच्छा, रिसेंटली के एग्जाम में ARPANET का फुल फॉर्म पूछ लिया गया। ARPANET का फुल फॉर्म क्या होगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और बेसिक का फुल फॉर्म होगा बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि वर्ष 2020 के जनवरी से लेके अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका PDF आ चुका है। खास बात यह है इसमें कि आपको ये सारे PDF मंथ वाइज मिल जाते हैं। दूसरी खास बात यह है कि ये सारे PDF जो है वो MCQ बनाए गए हैं ताकि इजिली आप प्रैक्टिस कर सके। तीसरी खास बात यह है कि ये सारे सिलेक्टेड है और आपको मंथ वाइज सारी चीजें मिल जाती है ताकि इजिली आप रिवाइज कर सके। पहले लास्ट 6 मंथ का रिवाइज कीजिए, फिर 8 मंथ, फिर 12 मंथ का आप रिवाइज कर सकते हैं। और सारे PDF जो है वो सिलेक्टेड प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्जन में आपको एक साथ एक ही PDF में मिल जाते हैं ताकि दोनों ही छात्र, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही छात्र जो है इजिली इसकी तैयारी कर सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक कौन सा है। तो सही उत्तर है कैस्पियन। कैस्पियन झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। अब झील के बारे में कुछ प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, जैसे दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो दुनिया की सबसे गहरी झील है बेकाल झील।
जो कि मीठे पानी की एक झील है और कहाँ पे है, रसिया में है। अच्छा, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछी जाए कौन सी है, तो सुपीरियर झील है, ध्यान रखिए, कनाडा संयुक्त अमेरिका के बीच में है ये। और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर है। और ये कैस्पियन सागर जो है 5 देशों से होकर घिरी हुई है, ईरान, रसिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। विश्व की सबसे नमकीन झील कौन सी है, तो मृत सागर यानी डेड्स जो सागर है, जो कि इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक से घिरी हुई है। विश्व के समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई में स्थित झील कौन सी है, तो वो भी मृत सागर है। भारत की सबसे बड़ी झील की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है, सांभर झील है, जो कि राजस्थान में है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कोल्लूरू झील है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून कौन सी है, चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। इसके अलावा जिसे किसी हाल में प्रश्न एक पूछ लिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, तो फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, ध्यान रखिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, यानी हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नाट्य शास्त्र। तो सही उत्तर है, नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि द्वारा लिखी गई है और ये संस्कृत में लिखी गई है। इनमें भारतीय जो डांस कल्चर है उनके बारे में सारी डिटेल बातें लिखी गई है। भरत मुनि द्वारा लिखी ये पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जब पौराणिक पुस्तक की बात आई है तो बहुत बार पूछे जाते हैं इनके बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक को हम लोग देख लेते हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, तो बैसाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई है। राज तरंगिनी के लेखक कौन है, तो कल्हन द्वारा लिखी गई है राज तरंगिनी। इसके अलावा पूछा जाता है कि जो बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित्र लिखी गई है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है कि अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और विक्रमसी ये किसके द्वारा लिखी गई, ये सारे जो है संस्कृत के महान कवि कालिदास के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिए, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमसी और रघुवंशम ये सारे कालिदास के द्वारा लिखी गई है। एंड अमर कोश जो है ये जो है अमर सम्हा द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जब भी किसी राज्य या देश की बात आती है तो आप कोशिश कीजिए कि उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उसे एक बार कवर कर ले। जैसे बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी, तो एबल तस्मान और कप्तान जेम्स कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की गई थी। विश्व में कौन सा देश पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है, तो वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश हैं, तो कुल 22 देश है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, तो एबोर्जिन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो डिवाइडिंग रेंज है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो ये डिवाइडिंग रेंज में ही स्थित है, उसका नाम है कोत्सुको। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सी जल संधि है, तो टॉरेस जल संधि है ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का उत्पादन कौन से देश में होता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। ये विश्व का सबसे बड़ा ऊन निर्यातक देश है ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर है इंटरपोल का हेडक्वार्टर स्थित है आपके कहाँ पे, लियोन में स्थित है इंटरपोल का हेडक्वार्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ, लियोन में। अब ये लियोन कहाँ पे, ये लियोन है आपके फ्रांस में। इंटरपोल की बात करते हैं, इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन कहा जाता है, जिसे आमतौर पे हम लोग इंटरपोल के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। कुल 194 देश इसमें अभी शामिल है और इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। अब जब बात हेडक्वार्टर की आई है तो दोस्तों कैसे आप याद कर सकते हैं कैसे किसी हेडक्वार्टर को, तो आपको एक ट्रिक बताता हूं छोटी सी। इस तरह से आप चीजों को याद कर सकते हैं। चाहेंगे तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जेनेवा में है, तो आप एक बार में याद कर लीजिए कि जेनेवा में किसका हेडक्वार्टर है। बहुत इजी है, बस आपको याद रखना है, जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे तो स्वस्थ और व्यापार अच्छा होता है और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। बस इतनी सी चीजें आपको याद करनी है। आपको याद हो जाए कि जेनेवा में किसका किसका हेडक्वार्टर है। क्या याद करना है, जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे
तो स्वास्थ्य और व्यापार अच्छा होता है और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। आपको क्या याद हो गया? जीने, यानी कि जिनेवा में जिसका हेडक्वार्टर है, आपको याद हो जा रहा है। इससे के लिए शरणार्थी, शरणार्थी से याद हो जाता है, यानी विश्व शरणार्थी संगठन यानी UNHCR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। नेक्स्ट है जीने के लिए शरणार्थी मौसम, मौसम का अर्थ है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। नेक्स्ट है श्रम, जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम, श्रम के लिए क्या याद हो जाता है कि विश्व श्रम संगठन ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। इसके अलावा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से क्या हो जाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। व्यापार से याद हो जाता है विश्व व्यापार संगठन WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। गेट, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं गेट पर रेड क्रॉस, तो गेट से याद होता है GATT का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा में है। और रेड क्रॉस सोसाइटी का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। इसके अलावा जिनेवा में आपको ITU यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का भी हेडक्वार्टर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से एक बार आप चीजों को देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा किसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली यात्री ट्रेन यानी पैसेंजर ट्रेन कहां से कहां तक चली? देखिए पूछा गया है पैसेंजर ट्रेन के बारे में कि भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन कहां से कहां तक चली। तो उत्तर होगा ये बोरी बंदर से थाने के बीच में चली थी। 16 अप्रैल 1853 को ये चली थी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बोरीवली से थाने के बीच में। कुल 34 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने तय किया था। अब बात जब रेलवे की आई है तो कुछ ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं रेलवे के बारे में, जैसे कि भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना हुई थी। अब जब बात रेल बोर्ड की आई है तो हमारे रेल मंत्री अभी कौन है? पीयूष गोयल जी। और हमारे रेल बोर्ड के अध्यक्ष और CEO अभी कौन है? तो विनोद कुमार यादव जी हैं। और ये चर्चे में इसलिए भी रहा है कि हाल ही में हमारे नए रेल बोर्ड के चेयरमैन और CEO की नाम की घोषणा हो चुकी है। नए कौन बनेंगे? इसके बाद विनोद कुमार यादव जी के बाद सुनीत शर्मा जी रेल बोर्ड के नए CEO और अध्यक्ष बनेंगे। अगला प्रश्न पूछा जाता है मेट्रो पुरुष के उपनाम से किसे जाना जाता है? यानी मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इंजीनियर श्रीधरन जी को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अच्छा, भारत में रेल की शुरुआत किसके कार्यकाल में की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी। अगर रेलवे की नेशनलाइजेशन की बात करें तो 1950 में रेलवे को राष्ट्रीयकृत यानी नेशनलाइज्ड किया गया था। अच्छा, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में जो रेलवे है उसको कितने जोन में डिवाइड किया गया है? तो कुल 17 जोन में डिवाइड किया गया है। इसका रिसेंटली RRB NTPC में पूछा गया कि ये जो रेलवे यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ खोली गई भारत में? तो रेलवे यूनिवर्सिटी भारत में कहाँ पे है? बड़ोदरा गुजरात में है। अच्छा, हमें पता है कि ये जो रेल है इसकी शुरुआत हुई थी, पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हुई थी 1853 को। बट क्या आपको पता है कि सबसे पहले रेल की शुरुआत कहाँ हुई थी और कब हुई थी? तो सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। 1825 में सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई थी इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का दूसरा संवैधानिक पद यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन सा है? तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री। अब आप कहेंगे कि सर आप दूसरा संवैधानिक पद कह रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आप संवैधानिक पद की हायरार्की को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले यानी सबसे ज्यादा जो संवैधानिक पद में सबसे ऊंचा पद होता है वो भारत के राष्ट्रपति का होता है, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री होते हैं, चौथे नंबर पे सभी राज्यों के राज्यपाल होते हैं, पांचवें नंबर पे पूर्व राष्ट्रपति होते हैं या तो उप प्रधानमंत्री होते हैं, और छठे नंबर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, और सातवें नंबर पे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, राज्य व लोकसभा के विपक्ष के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो इस अनुसार से अगर दूसरा संवैधानिक पद पूछा जाए तो ये होगा उपराष्ट्रपति। बट यहाँ पे प्रश्न में आपको ध्यान से देखिए तो उपराष्ट्रपति ऑप्शन में है ही नहीं। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डेफिनेटली पोस्ट तीसरा हो जाएगा यानी प्रधानमंत्री हो जाएगा। सो प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया, इसलिए चीजों को ध्यान से देखिए और समझिए और इस हायरार्की को ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्रिकेट का पहला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो सही उत्तर है प्रथम T20 जो वर्ल्ड कप था उसे भारत ने जीता था। अब यहाँ प्रश्न बनेगा कि ये कब खेला गया था? 2008 में खेला गया था, दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। फाइनल जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था जिसमें भारत ने जीत हासिल की थी। अच्छा, अगर महिला T20 की बात करें तो 2020 में महिला T20 हुआ, इसमें किसने जीत हासिल की? 2020 में वुमेन्स T20 में जीत हासिल की ऑस्ट्रेलिया ने। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि नेक्स्ट मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कब होगा तो सही उत्तर होगा 2023 में होगा।
कौन सा देश होस्ट करेगा? तो भारत होस्ट करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो सही उत्तर है शरद अरविंद बोबडे। भारत के 47वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछ लिया गया। ध्यान रखिए 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे शरद अरविंद बोबडे, 46वें नंबर के थे कौन? रंजन गोगोई, और 45वें नंबर के थे दीपक मिश्रा जी। अब जब बात आई है मुख्य न्यायाधीश की यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो इनके बारे में कुछ प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच.जे. कनिया जी भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इसके अलावा इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और भारत में जितने भी हाई कोर्ट है उन सब की हेड होते हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? हमारे शरद अरविंद बोबडे। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, ध्यान रखिए। और अगर इनकी रिटायरमेंट की एज की बात करें तो 65 वर्ष इनकी रिटायरमेंट एज होती है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक कौन हैं? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, बट इनके संस्थापक कौन है? इनके संस्थापक है टिम बर्नर्स-ली। 1994 में फॉर्मेशन हुआ था WWE का, और वर्तमान में ये परिवर्तित होकर W3C हो गया है, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है? तो सही उत्तर है तमाशा जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। जबकि ऑप्शन में 3 और है, भांगड़ा ये कहाँ से संबंधित है? पंजाब से। बिहू ये कहाँ का नृत्य है? ये असम का है। और घूमर ये कहाँ का? ये हरियाणा का है। तो जब बात आई है लोक नृत्य की, तो देखिए ऑप्शन में कैसे पूछा जा सकता है, जैसे कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। या तो पूछा जा सकता है कि बिहू कहाँ का है? ये असम का है। जाट जाटिनी बहुत बार पूछा जाता है कहाँ का है? ये बिहार का है। जैसे गरबा कहाँ का है? ये गुजरात का है। झूमर कहाँ का है? हरियाणा का है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी है? तो ये धामन ये कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। जम्मू कश्मीर के क्या क्या हैं? कर्नाटक के क्या क्या हैं? ये बहुत बार पूछा जाता है यक्षगान के बारे में। यक्षगान कहाँ के लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का है? कर्नाटक का है। इसके अलावा कई और प्रश्न बनते हैं, जैसे भांगड़ा गिद्दा कहाँ का है? ये पंजाब के हैं। राजस्थान का घूमर, गंगौर, झूलन और कालबेलिया जैसा डांस पॉपुलर है कहाँ पे? राजस्थान में। इस प्रकार से अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोक नृत्य होते हैं। मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे राज्यों के लोक नृत्य को इंक्लूड कर दूंगा। जैसे कि पूछा जा सकता है कि छौ नृत्य कहाँ का है? तो छौ नृत्य जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पॉपुलर है। अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन कौन सी नदी में भारत में मिलती है? तो ऑप्शन में यहाँ पे कृष्णा, घाघरा, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। आपको बता दूं कि नॉर्मली जो डॉल्फिन है वो भारत में गंगा नदी में मिलती है, बट ऑप्शन में ये नहीं है। तो गंगा नदी में मुख्य रूप से ये मिलती है और बांग्लादेश और नेपाल में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों में ये मिलती है और उसकी सहायक नदियों में मिलती है। ठीक है, आपको बता दो कि ये जो डॉल्फिन ये भारत में नदियों का राष्ट्रीय जल पशु के रूप में इसे माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के बाहर विदेश में पहली बार भारतीय झंडा कहाँ फहराया गया था? तो ये पूछा जा रहा है भारत के बाहर की बात। तो भारत के बाहर पहली बार स्टुटगार्ट में विदेश में भारत का झंडा फहराया गया था। इसे फहराया किसने था? तो मैडम बिकाजी कामा ने इसे फहराया था। 22 अगस्त 1907 को पहली बार विदेश में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था स्टुटगार्ट में। 1907 स्टुटगार्ट में। स्टुटगार्ट कहाँ पे है? ये जर्मनी में है। किसके द्वारा फहराया गया था? मैडम बिकाजी कामा के द्वारा। और आपको बता दूं कि इन्हें ही मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, मैडम बिकाजी कामा को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये सूरत में हुआ था, ध्यान रखिए। आपको बता दूं कि 1907 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट था सूरत का अधिवेशन क्योंकि इसी में गरम दल और नरम दल 2 भागों में जो है वो कांग्रेस बट गई थी। आपको बता दो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था और कलकत्ता हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार बंकेश बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? यानी प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष है डेविड मालपास। ध्यान रखिए विश्व बैंक का काम होता है जो
छोटे या तो जो देश होते हैं जिनको पैसे की जरूरत होती है अपने देश को डेवलपमेंट करने के लिए, उनको लोन प्रोवाइड करती है ये वर्ल्ड बैंक। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। ये 13वें प्रेसिडेंट है, अमेरिका से इनको बिलोंग करते हैं डेविड मालपास। और एमडी और सीईओ है अंशुला कांत, ध्यान रखिए ये भारतीय मूल की है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है वर्ल्ड बैंक का? तो वाशिंगटन डीसी में है। और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि वर्ष 2020 के जनवरी से लेकर अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ आ चुका है। मंथ वाइज आपको सारे पीडीएफ मिल जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे करंट अफेयर सिलेक्टेड है और आपको सारे प्रश्न एमसीक्यू के माध्यम से मिल जाते हैं ताकि इजिली आप प्रैक्टिस कर सके। मंथ वाइज है इसलिए ये ईजी हो जाता है कि सबसे पहले आप लास्ट 6 मंथ की तैयारी कीजिए, फिर धीरे धीरे 8 मंथ, फिर 12 मंथ, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते जाइए। आपके आने वाले एग्जाम के लिए सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के लिखित संविधान जो है यानी रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे विस्तृत है? आपको बताना है जापान, अमेरिका, भारत या चीन। नीचे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।